नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। आज हम लोग जानेंगे अस्थमा क्या है, अस्थमा के क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा को हिंदी में दमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा एक क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है। इसमें हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो नैरो हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे लंग्स में म्यूकस का फॉर्मेशन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है। अस्थमा में ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होने के कारण इसे ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से जाना जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में अगर आप देखें, इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी माइनर भी हो सकते हैं, कभी कभी ये हमारी डेली लाइफ को भी इंटरफेयर करते हैं और किसी किसी कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा के निम्न कारण हो सकते हैं। चल सबसे पहला कारण हमारा है स्मोकिंग। स्मोकिंग कारण भी पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। दूसरा कारण है हमारा एलर्जी। पेशेंट को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, उसे भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है जेनेटिक। अस्थमा लगभग 90% केसेस में जेनेटिक देखा गया है। यदि उसके मदर फादर को अस्थमा रहा है तो उसके बच्चों को चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण हमारा है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डस्ट माइट्स। नेक्स्ट कारण हमारा है कुछ पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है कीट। कुछ कीट के कारण भी अस्थमा हो सकता है, जैसे कॉकरोच के कारण या चूहों के कारण भी अस्थमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण हमारा है क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के द्वारा भी पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। बहुत सारे केसेस में पेशेंट को पालतू जानवरों के द्वारा भी अस्थमा देखने को मिला है। नेक्स्ट कारण हमारा है पेशेंट को कुछ दवाओं के कारण भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है पेशेंट को किसी केमिकल के कारण भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है पेशेंट को स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण भी अस्थमा देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो, उस कंडीशन में पेशेंट को अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। पेशेंट को एक्सरसाइज के कारण भी अस्थमा की शिकायत हो सकती है। आइए हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के साइन सिम्टम्स के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा के आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सिम्टम हमारा है पेशेंट को खांसी आती है। पेशेंट के खांसी में बहुत ज़्यादा म्यूकस की मात्रा आती है। पेशेंट का म्यूकस व्हाइट कलर का या येलोइश कलर का हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसे डिस्निया के नाम से जाना जाता है। पेशेंट के चेस्ट में पेन होता है। पेशेंट के चेस्ट में टाइटनेस आ सकती है। पेशेंट के चेस्ट में प्रेशर फील होता है। पेशेंट का हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे टैकीनिया के नाम से जाना जाता है। पेशेंट को काफ़ी कमजोरी रहती है। पेशेंट को काफ़ी थकान फील होती है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान भी खांसी आ सकती है। पेशेंट को सोते समय भी खांसी आती है। पेशेंट को सोने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पेशेंट रात में जग कर बैठ जाता है। पेशेंट के थ्रोट में इरिटेशन फील होता है। पेशेंट को काफ़ी एंजाइटी फील होती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा को निम्न प्रकार डायग्नोस कर सकते हैं आप। पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे कराया जा सकता है। पेशेंट का आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी कराई जा सकती है। पेशेंट का स्पायरोमीट्री टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एफईएनओ टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा ब्रोंकियल अस्थमा का पता लगाया जा सकता है। इसमें एक मशीन में हम लोग पेशेंट को सांस लेने के लिए बोलते हैं और जिससे पेशेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल पता लगाया जा सकता है। यदि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल अधिक होता है तो पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत हो सकती है। किसी किसी कंडीशन में पेशेंट का सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवा सकते हैं।
आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट को आप ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स दे सकते हैं जिससे हमारे ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगे और पेशेंट को सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा, पेशेंट को आप ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। पेशेंट को आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जिससे ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन काफी कम हो सकता है। पेशेंट को आप वीकनेस से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। पेशेंट को एनाल्जेसिक टैबलेट दी जा सकती है यदि उसको पेन है, यदि उसको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी आप दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट सबसे पहले पेशेंट को स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल स्टॉप करना होगा। पेशेंट को ऑयली और स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है। पेशेंट को दवाएं टाइम से लेनी है। पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। पेशेंट को पल्मोनरी एक्सरसाइज करा सकते हैं। पेशेंट को पल्मोनरी फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है। पेशेंट को फ्लूइड बहुत अधिक मात्रा में लेना है और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होने पर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ब्रोंकियल अस्थमा में आप बहुत सारी दवाएं दे सकते हैं, जैसे आप ब्रोइनिया दे सकते हैं, आप आर्सेनिक दे सकते हैं, आप बिलाटा का मदर टिंचर यूज करा सकते हैं, आप रस्टॉक्स दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं, बेलाडोना दी जा सकती है। लेकिन ये सारी दवाएं किसी डॉक्टर के परामर्श के आधार पर ही लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अस्थमा का परमानेंट कोई क्योर नहीं है, केवल दवाओं के द्वारा ही इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।